स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं कि हमारे 11th और 12th के फिजिक्स के जो पार्ट 1 है, यानी कि फिजिक्स में 11th में पार्ट 1 और फिजिक्स में 12th में पार्ट 1 जो है उसमें कौन कौन सी चीजें हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, सिंपल से ना लॉजिक के बारे में पहले बात करते हैं। ये जो इंपॉर्टेंट वाली वीडियोस होती हैं, ये पता है कब और किसको देखनी होती हैं? जब आपकी तैयारी पूरी हो गई। दो प्रकार के बच्चे ये वीडियोस देखते हैं। पहला, जिनकी तैयारी पूरी हो गई हो और अब वो ये चाह रहे हो कि यार हम किस पे अपने एफर्ट्स को बढ़ाएं, कि यार ठीक है हमारी तैयारी पूरी हो गई है, हम लोगों ने 6 महीने से अपने अच्छे से पढ़ाई की है, 4 महीने से अपने अच्छे से पढ़ाई की है, अब जो हमारे पास 10-15 दिन रह गए हमारे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए, जो भी एग्जाम के लिए, उसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान दें। और दूसरे टाइप का जो बच्चा होता है वो होता है जिसको पास होना होता है और उसको ये नहीं पता चल रहा होता कि मैंने 4 महीने मारी है झक, अब मैं क्या करूं। तो ये उन दोनों बच्चों के लिए वीडियोस हैं। अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको कि आप सिर्फ ये टॉपिक्स करेंगे तो पास हो जाएंगे, या मैं आपको फिर से ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक्स दिन में टॉपर बन जाएंगे या वाई दिन में टॉपर बन जाएंगे। मैं बस ये कह रहा हूं आपको कि ये टॉपिक्स मैंने अपनी लाइफ में 14 साल 15 साल के एक्सपीरियंस से सबसे ज्यादा एग्जाम में आते हुए देखे हैं। क्योंकि जब एक देखो क्या होता है, जब एक टीचर, अगर मैं आपको बोलूं यार कि आपको ना एक रावण बनाना है, जैसे दशहरा आ रहा है तो मैं उसकी बात कर लूं, आपको एक रावण बनाना है, तो आप कुछ और सोचो ना सोचो, लेकिन आप बड़ी बड़ी मूछें जरूर सोचोगे, आप उसके 10 मुंह जरूर सोचोगे। सोचोगे कि नहीं सोचोगे? ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि यार आपको एक एक खतरनाक एक्शन मूवी बनानी है जिसमें गाड़ियां उड़े, तो आप रोहित शेट्टी के बारे में जरूर सोचोगे ही सोचोगे। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो फिजिक्स का पेपर, जैसे मान लो टीचर को बोला जाए कि भैया एक फिजिक्स का पेपर डिजाइन करो, तो 11th और 12th में हमेशा टीचर के दिमाग में कुछ चीजें बेसिक रहती ही रहती हैं कि वो टीचर क्वेश्चन डालेगा ही डालेगा उससे रिलेटेड। अब जैसे अगर मैं बात कर लूं 11th में चैप्टर 1 की, चैप्टर 1 में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? एक ही चीज इंपॉर्टेंट है और वो है फंडामेंटल फोर्सेस। फंडामेंटल फोर्सेस इंपॉर्टेंट है। अब अगेन इसका मतलब क्या है आप समझें, इसका मतलब ये नहीं है कि एग्जाम में बाकी कुछ नहीं आ रहा, समझो। इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फंडामेंटल फोर्सेस है, यानी कि वीक न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन। चैप्टर 2 में अगर हम आ जाए, यानी कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में, तो हमारे पास डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोनों मेथड से, यानी कि कैलकुलस से भी और ग्राफिकली भी। और जो एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, वो है न्यूमेरिकल ऑन रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो ट्रेन वाले हों, आपने किए ही होंगे ट्रेन वाले क्वेश्चंस हों, चाहे वो मंकी चल रहा है ट्रेन के ऊपर वो वाले क्वेश्चन हो, चाहे जेट वाले क्वेश्चन हो, चाहे साइकिल और बस वाले क्वेश्चन हो। चैप्टर 3 की अगर हम लोग बात करें, चैप्टर 3 तो मैंने गलती से यहीं पे लिख दिया, चैप्टर 3 मैंने यहाँ लिख दिया, सॉरी। चैप्टर 2 तो हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, कोई बात नहीं, ऊपर नीचे कर लेते हैं। चैप्टर 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसमें इस साल सीबीएसई से एरर्स नाम का टॉपिक डिलीट हो गया। तो अगर मैं अभी सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एरर्स को हम हटा देते हैं। ऑल्दो एरर भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे एक क्वेश्चन हर साल बना करता था, लेकिन अब यहाँ पे पहला टॉपिक जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से आपको एक चीज जरूर एग्जाम में मिलने वाली है, चाहे वो ए और बी, पक्का मिलने वाली है, 101% मिलने वाली है। आपको एक इक्वेशन दे देंगे, ए और बी के डायमेंशंस जो है वो निकालने को बोल देंगे। सेकंड चीज जो है वो है थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन मतलब हाउ टू डिराइव फॉर्मूले, ये इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है। तो ये पहले 3 चैप्टर हो गए, ठीक है जी। इसके बाद चैप्टर 4 की अगर मैं बात करूं तो एक क्वेश्चन आपको डेरिवेशन पक्का मिलने वाली है, पक्का मिलने वाली है डेरिवेशन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब वो चाहे टाइम ऑफ फ्लाइट की मिले, चाहे वो मैक्सिमम हाइट की मिले, चाहे वो हॉरिजॉन्टल रेंज की मिले, अगेन वो पॉइंट नहीं है, लेकिन एक पक्का मिलने वाली है। और आपको एक क्वेश्चन वेक्टर एडिशन के ऊपर पक्का मिलने वाला है, एक क्वेश्चन आपको पक्का मिलने वाला है वेक्टर
एडिशन के ऊपर। अब वो वेक्टर एडिशन पे कैसे क्वेश्चन मिलेगा, आपको मैग्नीट्यूड निकालने को या डायरेक्शन निकालने को बोला जाएगा। अगेन हो सकता है आपके मोशन इन अ, कई स्कूल्स वाले क्या करते हैं, मोशन इन अ प्लेन में ही डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं, बट एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में डॉट प्रोडक्ट वर्क एनर्जी में और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो रोटेशनल मोशन में। बट अगर आपके यहाँ पे डॉट और क्रॉस करा दिया है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी हम उसको आगे वाले चैप्टर्स में ले लेंगे। लेकिन वेक्टर एडिशन के ऊपर मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन वाले, चाहे वो रिवर वाले क्वेश्चन हो, चाहे वो रेन वाले क्वेश्चन हो, है ना, बारिश ऊपर से गिर रही है, छाता कितने एंगल पे पकड़े, ये सारे क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। फिर अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 5 की, यानी कि लॉज ऑफ मोशन की, तो इसमें एक न्यूमेरिकल कनेक्टेड मोशन के ऊपर मान के चलो, कनेक्टेड मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल आएगा बच्चों, है ना, और लिफ्ट केसेस के ऊपर न्यूमेरिकल आने के बहुत चांसेस हैं। न्यूमेरिकल आने के इनके चांसेस ज्यादा है, डेरिवेशन आने के चांसेस कम है। हाँ, डेरिवेशन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बैंकिंग ऑफ रोड के, मतलब हमारे स्कूल के टीचर कहते थे, मैंने भी आपको बताया था शायद, कि हमारे स्कूल के टीचर तो कहते थे कि बैंकिंग ऑफ रोड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर शुरू होने से पहले आपका आंसर शीट जब आपको मिलती है तो आप उसी में ही बैंकिंग ऑफ रोड लिखते हैं, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको माना जाता था। तो ये इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप कह सकते हैं। फिर चैप्टर नंबर अगर मैं 6 की बात करूं, कनेक्टेड मोशन 5 में तो ये हो गया। अब मैं अगर बात करूं वर्क एनर्जी की, तो वर्क एनर्जी में आपको वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये इसकी डेरिवेशन में बात कर रहा हूं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्री फॉल, एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्री फॉल, ये दो टॉपिक माशाअल्लाह है, मतलब ये डेरिवेशन एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्री फॉल की आप मान के चलो लगभग हर साल एग्जाम में आपसे ये पूछते हैं, लगभग हर साल ये आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद एक पेज ब्लैक है, मेरे को लगा नहीं था कि मैं इतना ज्यादा खुल के लिखूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, बात एक ही है, एनर्जी कंजर्वेशन इन फ्री फॉल, ऊपर से बॉल को ड्रॉप किया, ऊपर से नीचे एनर्जी कंजर्व रहती है, वो एक डेरिवेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्क एनर्जी की थ्योरम के डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट है, वो है टाइप्स ऑफ कोलिजन, इसके ऊपर थ्योरी बड़ी आती है, थ्योरी बड़ी आती है टाइप्स ऑफ कोलिजन के ऊपर, काफी सवाल टाइप्स ऑफ कोलिजन के थ्योरी से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। इसके बाद चैप्टर नंबर 7 की अगर मैं बात करूं, तो ग्रेविटेशन में अगर मैं बात करूं, ग्रेविटेशन पहले है सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेशनल मोशन है, ठीक है, जो भी है देख लेना, यहाँ पे मैं ग्रेविटेशनल चैप्टर की बात कर रहा हूँ, अब वो पहले है बाद में आप देख लेना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटेशन में हम देखें तो अगर मैं बात करूं, कई स्कूल्स में कैपलर्स लॉ आता है, कई स्कूल में अगेन कैपलर्स लॉ नहीं आते हैं। अगर आपके स्कूल में कैपलर्स लॉ आ रहे हैं मान के चलें, तो फिर कैपलर्स लॉ की डेरिवेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो खासकर थर्ड लॉ की, नहीं तो अगर मैं अभी फिलहाल बात करूं तो एस्केप वेलोसिटी सॉरी, एस्केप वेलोसिटी का टॉपिक, इसमें इसकी डेरिवेशन खासकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, मान के चलो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आया। या फिर वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, इसकी भी डेरिवेशन प्लस खासकर न्यूमेरिकल, बट डेरिवेशन के चांसेस ज्यादा हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर से अगर कोई न्यूमेरिकल आता भी है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर आने के चांसेस ज्यादा हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। वो वाले न्यूमेरिकल की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें ऑब्जेक्ट को एक सर्टेन हाइट पे ले जाते हैं, उस सर्टेन हाइट से फिर ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ रहे हैं या बस लेके जा रहे हैं, या एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट तक लेके जा रहे हैं, वो क्वेश्चन एनसीईआरटी में भरे पड़े, वो सवाल काफी ज्यादा ग्रेविटेशनल चैप्टर से पूछे जाते हैं। फ्री फॉल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस साल फ्री फॉल 9th में बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, तो 11th में थोड़े से चांसेस मुझे कम लग रहे हैं आने को, तो वो भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगर बात करें लास्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 8 रोटेशनल की, जिसको हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन कहते हैं, तो रोटेशनल मोशन में
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हमारे पास रहता है वो है टॉर्क। अब टॉर्क के ऊपर न्यूमेरिकल डेरिवेशन या ज्यादातर केसेस में इसके डेली लाइफ एप्लीकेशन के ऊपर काफी सवाल पूछे जाते हैं हर साल। या फिर इसका एक और टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और वह है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और इससे मुझे याद आया कि जो 4th चैप्टर है हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन वेक्टर एडिशन, इसी में मोशन इन अ प्लेन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आई कैप जे कैप, वो क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं रोटेशनल मोशन में और टॉपिक क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो टॉर्क हो गया, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो गया, और एक टॉपिक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कह रहा हूँ डिस्क के लिए, मैं कह रहा हूँ रिंग के लिए। ये टॉपिक अगर आपके सिलेबस अगेन 2 साल से सिलेबस से हट रहे थे, लेकिन इस साल अगर आपके सिलेबस में आ रहे हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उस हिसाब से अगर बात करें तो आप मान के चलो अगर वो आ रहा है इस साल, तो हमारे यहाँ तो ज्यादातर बच्चों का आ रहा है, मुझे आप लोगों का पता नहीं है। तो डिस्क और रिंग का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, उसके सेंटर से, उसके टेंजेंट से, उसके प्लेन से, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये तो हुआ हमारा 11th क्लास का खेल फॉर फिजिक्स पार्ट 1। अब अगर मैं 12th क्लास के खेल की बात करूं तो चैप्टर 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है गॉस लॉ की एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस का मतलब है 3 एप्लीकेशंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो स्ट्रेट वायर हो, चाहे वो शीट हो, और चाहे वो हो हमारा एक हॉलो स्फेरिकल शेल। या फिर सेकंड है इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पॉइंट की अगर बात कर लें, इक्वेटोरियल पॉइंट की बात कर लें, या इस पे टॉर्क की बात कर लें, टॉर्क हो गया, एंड इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो गया एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। चैप्टर 2 की अगर मैं बात करूं तो चैप्टर 2 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सेकंड अगर मैं बात करूं तो हॉलो शेल के लिए पोटेंशियल, 3 केसेस, जो डेरिवेशन नहीं है कंसेप्ट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और थर्ड कोई नहीं रोक सकता पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद और विदाउट स्लैब, कोई नहीं रोक सकता। इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो भाई साहब तय है, लिखित में ले लो। अब वो न्यूमेरिकल भी आ सकता है, वो डेरिवेशन भी आ सकती है, न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों साथ में भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये है चैप्टर 3 की अगर हम लोग बात करें तो चैप्टर 3 में ओम्स लॉ की डेरिवेशन, ओम्स लॉ डेरिवेशन काफी ज्यादा है। देखो टॉपिक एक से ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होते हैं, लेकिन अभी हम उनको बात कर रहे हैं जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओम्स लॉ की डेरिवेशन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। लेकिन इस चैप्टर में अगर हम थोड़ा सा आगे और बढ़े तो एक चीज और इंपॉर्टेंट है, वो है आप सब जानते हैं किरचॉफ के लॉ। किरचॉफ के ऊपर लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल, अब वो चाहे व्हीटस्टोन ब्रिज ही क्यों ना हो, आप सबको पता है व्हीटस्टोन ब्रिज इसी के ऊपर बेस्ड है, व्हीटस्टोन ब्रिज या कह लो मीटर ब्रिज, बात एक ही है। तो इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं चैप्टर 3 से। चैप्टर 4 से अगर मैं बात करूं तो अगेन बायोट-सेवर्ट लॉ, क्योंकि यार वो तो चैप्टर का नींव ही है। अब अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड फॉर सोलेनॉइड, समझ लो आ ही गया। चैप्टर 4 काफी बड़ा है तो इंपॉर्टेंट चीजें भी ज्यादा होंगी। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो मान के चलो आप आ ही गया। इसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, इस आप समझे ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चाहे इसकी कंस्ट्रक्शन हो, वर्किंग हो, कंप्लीट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 4th चीज, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन फोर्स पर यूनिट लेंथ की डेरिवेशन पैरेलल वायर्स के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ की डेरिवेशन पता नहीं क्यों
इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं, लेकिन एग्जाम में पता नहीं क्यों हर साल ये दे देते हैं, मेरे को आज तक समझ में भी नहीं आया। लेकिन ये डेरिवेशन और वही कि पैरेलल वायर्स के लिए फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला डिराइव करो और फिर 1 एम्पियर को डिफाइन करो। मतलब अगर आपके हाफ ईयरली वगैरह हो गए आपको पता होगा, ये पता नहीं क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट बना दिया गया। शायद आगे जाके लाइफ में ये काम आता हो, आपके मन में ऐसा थॉट आ रहा हो, तो ऐसा भी कुछ है नहीं ज्यादा, मतलब ठीक है इंपॉर्टेंट है पर उतना नहीं। अच्छा, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पहले ही आपको टॉर्क तो निकालना होगा एक कॉइल पे, है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट तो कन्वर्जन एमीटर में भी है, उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स टॉपिक्स की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर 5 से मैग्नेटिज्म अब कट गया है, तो आप कह सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स, अर्थ मैग्नेटिज्म तो कट ही गया है, तो मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अब काफी सवाल आ रहे हैं। सुसेप्टेबिलिटी, परमिएबिलिटी, पैरा, डाया, डायग्राम बने हुए आ रहे हैं। मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं, काफी पूछे जा रहे हैं। डायग्राम बने हुए आ रहे हैं, उनके ऊपर पूछ रहे हैं कौन पैरा है कौन डाया है, सुसेप्टेबिलिटी, परमिएबिलिटी दे दी है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी वगैरह दे दिया और उसके ऊपर सवाल पूछ रहे हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन इससे पहले वैसे बहुत बार एग्जाम्स में अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर सवाल आया करते थे, लेकिन इस साल सीबीएसई ने वो डिलीट कर दिया। तो अगर आपका अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर सवाल आ रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये सारे टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैप्टर 6 की अगर मैं बात कर लूं ईएमआई की, तो ईएमआई में अगेन आपको लेंस लॉ के ऊपर वो डायरेक्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, एक मान के चलो आ गया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन, यानी कि M एंड L, है ना, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, इनकी डेरिवेशन आने के चांसेस, और फैराडेज लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल, फैराडेज लॉ के ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा है। ऑल्दो इसमें एक डिवाइस बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो है जनरेटर, बट जनरेटर पता नहीं क्यों एग्जाम में ना आता नहीं है ज्यादा। इंपॉर्टेंट तो है, एक अच्छा टॉपिक भी है, अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं उसके ऊपर, लेकिन पता नहीं क्यों एग्जाम में वो टॉपिक देते नहीं है। मुझे अगेन कोई रीजन होगा, आया हुआ है, कम आया हुआ है, कम आया हुआ है, ये वाला टॉपिक ज्यादा चैप्टर 6 में पूछे जाते हैं। अब चैप्टर 7 की अगर मैं बात करूं, यानी कि एसी की, तो एसी में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक तो LCR है, उसमें इम्पीडेंस की डेरिवेशन है। ये तो आप अगेन मान के चल लो आ ही गया, इम्पीडेंस की डेरिवेशन है। क्यू फैक्टर है, उसके ऊपर कंसेप्चुअल क्वेश्चन, डेरिवेशन बहुत कम आई हुई है एग्जाम में, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्यू फैक्टर के ऊपर ज्यादा यहाँ पे आपको मिलते हैं। पावर की डेरिवेशन, पावर हो गया एसी में, और IRMS वाली, ये दो डेरिवेशंस काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट ये दो डेरिवेशंस हैं, ठीक है जी, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में चाहे उसकी वर्किंग आ जाए, चाहे उसके कोई लॉस आ जाए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पे तो लिखना ही बेकार होगा, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, चाहे वर्किंग आ जाए, चाहे उसके टाइप्स आ जाए, चाहे उसके लॉसेज आ जाए, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मर अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिफ्थ मैं बात करना चाहूंगा, सॉरी फिफ्थ टॉपिक तो क्या है, तो खत्म ही हो गया ना। लास्ट चैप्टर, ट्रांसफॉर्मर से कैसे क्वेश्चन अक्सर बनते हैं, लॉसेस के बारे में पूछ लेते हैं, या फिर न्यूमेरिकल आता है कि नंबर ऑफ टर्न्स इतने हैं, या आपसे पूछ लेते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कहाँ यूज करेंगे, स्टेप डाउन। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार केस स्टडी जो आएगा वो ट्रांसफॉर्मर से आ सकता है। अगर आपके पार्ट 2 आ रही है तो पार्ट 2 जो है वहां से केस स्टडी सेमीकंडक्टर से बनेगा, ये लिखित में ले लो। अगर अभी आपका हाफ ईयरली एग्जाम है सिर्फ पार्ट 1 आ रहा है, तो केस स्टडी के चांसेस ट्रांसफॉर्मर से आने के मुझे लग रहे हैं, हो सकता है। इसके बाद लास्ट चैप्टर 8 यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, इसमें अगेन ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो वैसे भी है ही नहीं, लेकिन एक क्वेश्चन डिस्प्लेसमेंट करंट के ऊपर कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को आता है कि इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिख दो। ये बहुत छाया हुआ सवाल रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आएगा ही आएगा, मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, यूजेस ऑफ
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर क्वेश्चन। आपको बोल देंगे बताओ रडार में क्या इस्तेमाल होता है, सोनार में क्या इस्तेमाल होता है। आपको बताना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि मैग्नेटिक कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो मेडिसिनल यूज देती है, कौन सी स्ट्रक्चर को पता करती है, कौन सी है जो काम आती है मस्कुलर स्ट्रेन को रिलीफ पहुंचाने के लिए। ये वाले सवाल आपको ज्यादा मिलते हैं। तो ये हमारे 11th और 12th के पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हुए हैं जिन पे आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए टू स्कोर बेटर। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम इन्हीं पे ध्यान दें, ये बहुत गलत मैसेज होगा, है ना। सीधी बात, नो बकवास, सिर्फ इनको पढ़े टॉपर बन जाए, नहीं, गलत है, ऐसा नहीं है। इन टॉपिक्स को पढ़ के आप अपने मार्क्स को और बेहतर करोगे अगर आप इन टॉपिक्स पर ज्यादा ध्यान दोगे। मतलब ये बात वो है कि हाँ, या तो हमने पढ़ाई नहीं में पास होना है तो ठीक है ये वाले, नहीं तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो बेहतर स्कोर करना चाहते हैं। अब आप उन्होंने 2-4 महीने बड़ी अच्छी पढ़ाई की लेकिन वो लास्ट हफ्ते में सिर्फ ध्यान देना चाहते हैं कुछ टॉपिक्स पे, तो वो ये टॉपिक्स होंगे जहाँ को आप करके बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ऐसे सेशंस आपके लिए और लाते रहेंगे। जल्दी पार्ट 2 भी लाएंगे, अभी पार्ट 1 की जरूरत थी बिकॉज हाफ ईयरली एग्जाम्स हैं। मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और इनको कहीं पर ढंग से नोट करके कहीं पर चिपका लीजिएगा। थैंक यू।